स्टूडेंट, इट इज यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगतिकी, इंटरमीडिएट क्लास का रसायन विज्ञान का ये चौथा चैप्टर है आप लोगों का। रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक। रासायनिक बलगतिकी होता क्या है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विभिन्न अभिक्रियाओं के वेग और उसकी मैकेनिज्म का अध्ययन करते हैं, क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। अभिक्रिया का वेग, उसकी सांद्रता, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। साथ ही अभिक्रिया की आणविकता व अर्ध आयु से संबंधित चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ें। तो अब पॉइंट वार चलेंगे। इसमें देखिए, केमिकल काइनेटिक होता क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग तथा उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया का वेग या गति। रासायनिक अभिक्रिया का वेग या गति, रेट जिसको बोलते हैं, पिछली प्रीवियस कक्षाओं में आप पढ़े हैं कि किस प्रकार से अभिकारक और उत्पाद, उनके बीच जो दर होता है कैसे प्रभावित होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का इकाई समय में अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, सांद्रता में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का वेग या रेट कहलाता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का इकाई समय में, प्रति इकाई टाइम में अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक R हो और प्रोडक्ट या उत्पाद P हो और समय T दिया हो, तो T समय के अंतर्गत जितना भी T समय होगा, T समय में R से जो P बनेगा, यानी जो हम रिएक्टेंट लेंगे अभिकारक, अभिकारक से हमारा जो उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है, जितने समय में हो रहा है, ठीक है, जितने समय में R से P प्रोडक्ट बन रहा है, उस हिसाब से हम अभिक्रिया का रेट निर्धारित करते हैं। ठीक, यहाँ पर अभिक्रिया की जो हम सांद्रता यूज करेंगे, T समय के बाद उसके सांद्रता में ज़रूर परिवर्तन आएगा, और इसी सांद्रता में जो चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग या गति या रेट। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है, सांद्रता में वृद्धि बटे समय होता है। करेक्ट। चूँकि अभी देखें हैं कि इकाई समय में उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होगा, उसको हम रेट कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक। यदि वृद्धि हो रही है, उत्पाद यदि P प्रोडक्ट हो, सांद्रता में वृद्धि हो रही है, तो डेल्टा P बटे डेल्टा T नोट करेंगे। वेग बराबर डेल्टा P बटे डेल्टा T, यदि प्रोडक्ट की सांद्रता में वृद्धि होती है। और यदि जो हम रिएक्टेंट यहाँ पर लिए हैं, तो सांद्रता में लगातार यदि कमी आती है, तो इसके लिए वेग इस तरह से हम नोट करेंगे, सांद्रता में कमी बटे डेल्टा T। ए माइनस में नोट कर लिया जाएगा, चूँकि सांद्रता पहले से कम हो रहा है, तो माइनस एक कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की सांद्रता है अभिकारक का, बटे डेल्टा T। करेक्ट, नोट कर लें इसे। तो सांद्रता में जो भी परिवर्तन आएगा इकाई समय में, वही अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। अब अभिक्रिया के वेग के यूनिट कौन कौन से होते हैं, मात्रक कैसे निकालते हैं, लुक सीट। देखें यहाँ पर जो डेल्टा P या डेल्टा R बटे T है, तो सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस आधार से हम इस वेग का मात्रक निकाल लेंगे। ठीक। तो सांद्रता का मात्रक जो होता है मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर। R यानी या P ये सांद्रता है हमारा, अब बटे समय, समय का मात्रक आपका सेकेंड होता है। अब जब ए ऊपर जाएगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, मोल पर लीटर इंटू समय के घाते -1 कर सकते हैं, या सेकेंड, सेकेंड के घाते -1, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो सांद्रता का जो मात्रक होगा मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड घाते -1। लुक सीट।
सांद्रता गुणित समय के घाते -1, जो टाइम नीचे था ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और इसकी मात्रक यदि मोल पर लीटर लें तो इस तरह से उसका मात्रक हम लोग याद कर लेते हैं सेकेंड का रख करके। ठीक है, तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल इंटू लीटर घाते -1 या मोल पर लीटर इंटू सेकेंड घाते -1। ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाता है। अगला है औसत वेग, एवरेज रेट क्या होता है? यह क्या होता है कि किसी दिए गए निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग औसत वेग कहते हैं। ठीक, यानी कि कोई एक निश्चित टाइम दिया रहेगा और उस टाइम में हमारा जो अभिकारक लिए हैं या उत्पाद लिए हैं उसकी कंसंट्रेशन में जितना परिवर्तन होगा उसे हम लोग औसत वेग कहते हैं। औसत वेग यानी कि रेट, एवरेज रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन में परिवर्तन बटे डेल्टा टी, इसको डेल्टा सी कहते हैं, यानी सांद्रता में परिवर्तन बटे डेल्टा टी, यही हमारा औसत वेग कहलाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक जो वेग होता है इंस्टैन्टेनियस रेट, यह क्या होता है कि किसी फिक्स क्षण पर, किसी दिए गए टाइम पर या क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग या दर कहलाता है। ठीक है, यानी मूलतः जो उस समय वह जो क्षण रहेगा उसी क्षण पर अभिकारक या उत्पाद में जो उसकी सांद्रता में परिवर्तन होंगे वही अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? देखें, अभिक्रिया के वेग को निम्नवत कारक प्रभावित करते हैं। सांद्रता है, अभिकारक की प्रकृति है, तापमान है, उत्प्रेरक है। ठीक है, कंसंट्रेशन, किसी चीज़ की जो सांद्रता होती है, सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, क्योंकि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन यानी सांद्रता बढ़ाते हैं, सांद्रता का मतलब कि वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, अणुओं की संख्या बढ़ेगी। अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो अणु आपस में ज़्यादा टकराएंगे, जब टक्कर खाएंगे तो वेग भी परिवर्तित होगा, वेग उनका क्या होगा, बढ़ेगा। इसके बाद अभिकारक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जो हम अभिकारक लिए हैं, जो पदार्थ लिए हैं जिसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं, उसमें आयनित होने की क्षमता क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। फिर इसके बाद तापमान, तापमान जानते हैं, तापमान यदि बढ़ाते हैं तो अभिकारक के अणुओं की जो टकराने की दर है वो बढ़ती है, इस तरह वेग भी बढ़ जाएगा। उत्प्रेरक क्या है? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अभिक्रिया की गति को या तो कम कर देते हैं या घटा देते हैं, यही उत्प्रेरक होते हैं, इससे भी अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जो अभिक्रिया है उसका जो वेग है, अभिक्रिया की वेग किस प्रकार से कंसंट्रेशन सांद्रता पर निर्भर करती है। लुक सीट, देखें, कोई भी अभिकारक हम लेते हैं उसमें क्या होता है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता पर निर्भर करती है, तो हमें पता ही है, और इसी को हम लोग वेग का नियम भी कहते हैं। और यदि इसको समीकरण के रूप में यदि व्यक्त कर दिया जाए तो यह व्यंजक कहलाता है, इसे हम लोग वेग व्यंजक भी कहते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है, सांद्रता, उसी पर अभिक्रिया का वेग निर्धारित करता है, वेग डिपेंड होता है उस पर। सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की जो वेग होती है वह भी बढ़ जाती है। और प्रयोग से यह देखा गया है कि अभिक्रिया की जो दर होती है, दर यानी वेग जो होता है, वह सांद्रता के घात के समानुपाती होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया का जो रेट है, वेग है, प्रोपोर्शनल टू दी सांद्रता, सी फॉर सांद्रता और एन क्या है, घातांक। अभिक्रिया का जो वेग होता है सांद्रता के घात के समानुपाती होता है। ठीक, वेग को यदि r से हम लोग व्यक्त करें तो r इज प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन के घाते n, n क्या है, घातांक। और यही जो घातांक होता है इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, जो आगे पढ़ेंगे। n अभिक्रिया की कोटि भी कहलाता है। इसका मान पूर्णांक भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, n का मान अलग अलग। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो n की वैल्यू है, घातांक है, ये पूर्णांक ही आए।
और स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक जो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि स्टाइकियोमेट्री के समान ही हो। जहाँ पर ये देखा गया था कि अभिकारक और उत्पाद की अलग अलग जो मात्राएं हैं, उन मात्राओं का जो रेशियो होता है उसको हम लोग स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक भी कहते हैं। तो ये कोई आवश्यक नहीं कि यन जो है ये पूर्णांक हो या भिन्न हो या जीरो हो, कुछ भी हो सकता है। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है सांद्रता के घात के समानुपाती होता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और यदि कोई हम लोग रासायनिक अभिक्रिया लें, ये जैसे है ए प्लस बी, ए कंसंट्रेशन है स्मॉल ए और स्मॉल बी, इनकी कंसंट्रेशन है सांद्रता है। और उत्पाद जो होते हैं सी प्लस डी, यानी इसकी कंसंट्रेशन सी है स्मॉल और डी स्मॉल, ये कंसंट्रेशन है। इस रूप में यदि कोई हम लोग रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग है आर, जो रेट है वो सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी या तो अभिकारक के या तो फिर उत्पाद के। तो जैसे हम अभिकारक लेते हैं तो इसके क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। ये इसकी क्या होती है, इसकी सांद्रता को हमने घात के रूप में रखा है। और इसकी जो सांद्रता है कोई ज़रूर नहीं कि यहाँ घात के रूप में आ ही जाए, कुछ भी हो सकता है, ये प्रयोगों के द्वारा सिद्ध हुआ है। तो आर के रूप में ये हम समीकरण पाते हैं। इसको प्रोपोर्शनल को हटा करके हम इक्वल भी लगा सकते हैं, ठीक। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू दी ए टू दी पावर ए एंड बी टू दी पावर बी। ये घातांक हैं और इन घातांकों का योगफल ही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, करेक्ट। यदि इन घातांकों को टोटल n मान लिया जाए, स्मॉल n, तो n बराबर a प्लस बी, यदि इन्हीं घातांकों का योगफल ही हमारा अभिक्रिया का कोटि कहलाएगा, ठीक है। तो आगे समझिए, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। देखें यहाँ पर क्या होगा कि किसी भी यदि हम रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, कोई भी रासायनिक समीकरण लेते हैं, तो सांद्रताओं जो उनकी कंसंट्रेशन है सांद्रता के ऊपर जो घात है, उन घातों का योगफल जो अभी ए और बी देखा, तो घातों का योगफल ही हमारी क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि, ठीक। कंसंट्रेशन यानी सांद्रता के ऊपर चाहे अभिकारक का लें चाहे उत्पाद का लें, उनके ऊपर जो घातांक रहेंगे, उन घातांकों का योगफल ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, ठीक। वेग स्थिरांक की इकाइयाँ क्या होती हैं, अलग अलग, आइए हम समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग सांद्रता के घात के समानुपाती होता है। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू सी टू द पावर n हो जाएगा, या आर बराबर प्रोपोर्शनल को हटा करके के लगा सकते हैं, सी के घाते n। और के क्या है हमारा, के है वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। और इस रूप में यदि हम एक इक्वेशन ले लें, यह समीकरण ले लें, तो अभी देखा आर इज प्रोपोर्शनल टू दी इतना हो जाएगा। आर क्या होगा, आर जो अभिक्रिया का वेग है ये अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता के समानुपाती होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x और y, इस पर हमने घात रखा है, और r बराबर क्या हो जाएगा, के ए टू दी पावर x और b टू दी पावर y। x और y रखें चाहे ए बी रखें या कुछ भी रखें, ये घातांक है, प्रैक्टिकली रूप में आते हैं। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k बराबर r बटे इतना हो जाएगा। यदि r बराबर k इंटू ये होगा तो k बराबर क्या होगा, r बटे इतना, ठीक है। अब इसका हम यूनिट रखते हैं अलग अलग। तो के जो वेग स्थिरांक है इसका यूनिट या मात्रक हम कैसे निकालेंगे, आर। आर क्या है हमारा, रेट है, दर है, अभिक्रिया का वेग है। इसका जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर गुणित समय के घाते -1 होता है, पहले आपने देखा वेग का मात्रक। अब बटे ये हमारा ए और बी क्या है, कंसंट्रेशन है, सांद्रता है। और इसको इस रूप में लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर लिख करके ऊपर घातों को हम जोड़ देंगे, x प्लस y कर देंगे, ठीक है। ये कंसंट्रेशन है अलग अलग, यदि सांद्रता, इनका मात्रक मोल प्रति लीटर, ए का भी होगा बी का भी होगा, इसको एक कोष्टक में रख लेंगे और इसके ऊपर घातों को जोड़ देते हैं, ठीक है। और x प्लस y जो घातांक है इसको यदि हम n रख लें तो k का मान क्या होगा, तो k का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, कोष्टक लगाएंगे और उसके ऊपर कुछ नहीं है तो घात एक अवश्य ही मानेंगे, समय घाते -1 बटे नीचे आप लोगों ने देखा कि मोल प्रति लीटर और टोटल x प्लस y जो आ रहा था उसको n मान लिया गया, ठीक है। और जब ये ऊपर जाएगा तो 1 -n हो जाएगा, ये जैसे ही ऊपर चूँकि मोल प्रति लीटर सजाते हैं 1 -n हो जाएगा, गुणित समय के घाते -1, एक k का यूनिट है, k का मात्रक निकल आएगा,
ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के सांद्रता के घात 0 मान लिया जाए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जो हम प्रोडक्ट, हमारा अभिकारक से प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसमें यदि अभिकारकों की सांद्रता का घात यदि 0 हो, शून्य हो, तो उसे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी कंडीशन में यदि n की वैल्यू 0 मान लिया जाए, तो जो ऊपर हम लोगों ने ये निकाला है k का यूनिट, तो मोल प्रति लीटर 1 माइनस n इंटू समय के घाते -1 एक k का मात्रक होता है। और इस वेग स्थिरांक यानी कि k के मात्रक में यदि हम n की वैल्यू 0 रख लें, तो k का यूनिट पुनः क्या हो जाएगा शून्य कोटि के लिए। तो देखें, ये हमारा मात्रक है k का, और इसमें n की वैल्यू यदि 0 लिख लें, तो इस रूप में हमें प्राप्त होगा। एक में से 0 घटाएंगे, वहीं आएगा मोल पर लीटर इंटू समय के घाते -1 या सेकेंड घाते -1। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो यूनिट k का मान होता है, ये होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आइए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया देखिए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता का जो पावर होता है, घात होता है, यदि 1 मान लें, तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने 0 माना था तो शून्य कोटि की अभिक्रिया बन गया। 1 मानेंगे, उसकी अभिकारक की सांद्रता का जो पावर होता है, घात होता है, तो उसे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया करेंगे। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो k का मात्रक क्या हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि जो k का यूनिट होता है मोल प्रति लीटर 1 माइनस n इंटू टाइम के घाते -1 होता है। इसमें बस करना क्या है कि n के स्थान पर 1 रखिए, 1। यदि 1 रखेंगे तो अब की बार प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यूनिट निकल आएगा। 0 रखें और किसी के ऊपर यदि पावर 0 लग जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, टाइम के घाते -1 आने की टोटल मिलाकर के सेकेंड घाते -1 इसका यूनिट होगा। टाइम का मात्रक सेकेंड होता है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का यूनिट है। सॉल्व दिस। ठीक है, अगला पॉइंट बढ़ें, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बाद द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, बस इसमें क्या करना है कि जो सांद्रता का पावर होता है, घातांक होता है, 2 रख लें, तो उसे हम लोग द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता का घातांक 2 हो, तो उसे द्वितीय कोटि का अभिक्रिया कहते हैं। n का वैल्यू यदि 2 रखेंगे, तो अब की बार द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के लिए k की यूनिट क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का यूनिट क्या होगा, अभी देखा। k की यूनिट होती है मोल पर लीटर 1 घाते -1 इंटू सेकेंड के घाते -1। अब इसमें सिर्फ n के स्थान पर 2 रखिए, 2 रखेंगे, 2 में से -1 आएगा और इस प्रकार से k की यूनिट निकल जाएगी, -1 मोल प्रति लीटर -1 इंटू समय के घाते -1 सेकेंड या समय। सॉल्व कर लें। And student, another topic of this chapter in the next video. So thank you.